नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगलों की राजपूत नीति, मतलब कि जो मुगल शासक थे राजपूतों को लेकर के उनकी क्या नीति रही, किस प्रकार का उनका सोच रहा राजपूतों को लेकर के अलग अलग शासकों के समय में हम लोग जानेंगे। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन लोगों का हम लोगों ने अलग से राजपूत नीति डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है ना सबको मिला करके पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस शासक के समय राजपूतों के साथ संबंध कैसा था और किस प्रकार से बदलाव आता गया। तो वीडियो जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो राइटिंग एग्जाम दे रहे हों। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, मुगलों की राजपूत नीति। तो देखिए, जो राजपूत हैं, ये जो आज का जो राजस्थान है जिसको राजपूताना के नाम से जाना जाता है, वो उनका गढ़ हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था, और वहां से वो जो है आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों पर भी शासन किया करते थे। जैसे कि जो अपना मध्य भारत वाला जो हिस्सा है वहां पर भी उनका अधिकार हुआ करता था। जो दिल्ली है वो भी किसी समय में राजपूत शासकों के अधिकार में हुआ करती थी, जब दिल्ली दिल्ली न होकर के कुछ और हुआ करती थी। जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली नगर की जो स्थापना है तोमर वंशीय शासक द्वारा की गई थी। आगे चल करके फिर जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने वहां पर कुछ निर्माण कार्य करवाया। तो जो राजपूतों का जो अधिकार है लगभग उस क्षेत्र में था, राजपूताना हो गया उसके आसपास के क्षेत्र। तो जिस समय मुगल भारत में आए उस समय भारत में अगर देखा जाए तो दो बड़ी शक्तियां थी। एक तो लोदी वंश, लोदी वंश का जो अंतिम शासक सिद्ध हुआ इब्राहिम लोदी, वो, और दूसरा शासक जो शक्तिशाली उस समय था वो था राजपूत शासक मेवाड़ का राणा सांगा। तो ये दोनों शक्तिशाली थे। मतलब कि मुगलों को भारत में अपनी स्थिति को स्थापित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए पहले तो लोधियों से मुकाबला करना पड़ेगा, मतलब कि अफगानों से। दूसरा, उनको यहां पर राजपूतों से भी टकराना पड़ेगा। इन दोनों को निपटाओ और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करो। लगभग ये चीज थी किसके सामने? बाबर के सामने। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का फाउंडर था, संस्थापक था। तो एक एक का हम लोग देख लेते हैं। वैसे जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों का हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है, किस राजपूत शासक के साथ क्या हुआ था इनका। तो हम लोग जो है वहां पर डिटेल न जाकर के थोड़ा सा ऊपरी तौर पर देखेंगे कितना विकास हुआ, कितना कमी देखने को मिली, वो सब चीज। तो शुरू करेंगे हम लोग पहले बाबर से। तो बाबर जो कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर था, 1526 जो पानीपत की लड़ाई में इसने इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक सिद्ध हुआ, उसको परास्त कर दिया। तो ठीक है, उसका तो दिल्ली पर अधिकार हो गया। लेकिन जो लोदी था ना, इब्राहिम लोदी, उस समय अकेला शासक नहीं था, मतलब अकेला शक्तिशाली शासक नहीं था। यहां पर बाबर के सामने चुनौती के रूप में राजपूत भी खड़े थे। अब उस टाइम पर जो राजपूतों में जो सबसे शक्तिशाली थे राणा सांगा। अब यहां एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो राजपूत हैं, जिस समय भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, मतलब 1206, उस समय में भी राजपूत थे। जो मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब जो आए थे 1206 से पहले, तो ये लोग जो है यहाँ पर के जो राजपूत शासक होते हैं, उस समय जो सबसे शक्तिशाली शासक थे पृथ्वीराज चौहान जी, जो अजमेर में शासन कर रहे थे, तो उनको हरा करके इन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। और धीरे धीरे करके आने वाले शासकों ने, जैसे कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये जो शासक थे इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। अब राजपूताना मतलब कि राजस्थान, उसको भी जीतना होगा उन लोगों को अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने लगभग पूरे राजस्थान, पूरे राजपूताना पर अपना अधिकार कर लिया था। जो मेवाड़ है, जो चित्तौड़ है राणा सांगा वाला, वो भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया। जो उस समय रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, जो पद्मावती वाली जो घटना है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, तो उसने जो है पूरे राजस्थान पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो जो राजस्थान है, वहाँ के जो भी राज्य होते हैं वो फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर से वहाँ पर जो है राजपूतों का शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद जो है लगातार राजपूत और मुस्लिम शासकों के बीच संघर्ष चलता रहता है। तो
ये जो 1206 से लेकर के 1526 तक, तो लगभग 320 वर्ष का समय, तो इतने समय तक जो है राजपूत और जो मुस्लिम शासक है उनके बीच संघर्ष चलता रहता है। तो इसी बीच जो है बाबर आता है। तो जो बाबर के सामने पहला चुनौती तो इब्राहिम लोदी था, उसको उसने निपटा दिया बड़ी आसानी से। अब उसके पास जो प्रमुख चुनौती है राजपूत। तो देखिए बाबर की जो राजपूत नीति थी ना, वो बिल्कुल वही थी जो कि दिल्ली सल्तनत के शासकों की थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की जो राजपूत नीति थी वही बाबर की राजपूत नीति थी। मतलब कि राजपूतों को शत्रु समझो, उनके ऊपर आक्रमण करो, उनको नष्ट करो, बर्बाद करो, उनके राज्य पर अधिकार कर लो। तो ये बाबर की नीति थी। इसी उद्देश्य से उसने जो है सन 1527 को अपने जो क्या कहते हैं राणा सांगा, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। मतलब दोनों के बीच युद्ध हुआ। कहां पर युद्ध हुआ था? खानवा के मैदान में। और यहां पर जो है राणा सांगा बुरी तरह से हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। तो बाबर का जो प्रबल शत्रु होता है भारत में, उसका दमन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बाबर जो है अपनी जो राजपूत नीति है उसमें थोड़ा सफल हुआ, राणा सांगा को परास्त करके। इसके बाद जो बचे खुचे राजपूत होते हैं वो अगले वर्ष माने कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में उनको परास्त कर दिया जाता है, जहां पर मेदिनी राय से अपने बाबर का मुकाबला होता है। तो वहां पर जो है बचे खुचे राजपूत, उनकी शक्ति का भी हास होता है। लेकिन राजपूत पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। देखिए कहीं भी अगर अटैक होता है तो सबको थोड़ी ना समाप्त किया जाएगा। लेकिन दूसरे जगहों पर क्या होता था कि अगर मान लो राजा हार गए, पराजित हो गए, तो उसके बाद जो है वहां से फिर कभी उनका जो है उत्थान नहीं होता है। लेकिन राजपूतों के ऊपर बहुत बार आक्रमण किया गया। उनके पूरे जो राजे महाराजे रानियां सब जौहर कर लिए, जो राजा थे वो सब साका कर लेते हैं, मतलब कि सब अपना बलिदान दे देते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस वंश का कोई एक व्यक्ति भी अगर जीवित रहता है तो वहां पर जो राजपूत है फिर से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो चीज है ना, मतलब जो क्या कहते हैं एक अपने धरती के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो मतलब एक अलग ही चीज है। अगर एक भी जिंदा है, एक भी मतलब उस कुल का कोई एक भी जिंदा है, तो बाकी जो राजपूत मिल करके उसको फिर उठाएंगे, ये हमारे राजा के कुल का है, इस टाइप से। तो यही चीज हुआ। तो खानवा के मैदान, चंदेरी के मैदान, राजपूतों की हार होती है, उनकी शक्ति का हास होता है कुछ समय के लिए। तो बाबर की राजपूत नीति कैसी थी? राजपूतों को उसने अपना शत्रु बनाया और उनके साथ बाकायदा युद्ध किया, उनको परास्त किया। तो ये बाबर की राजपूत नीति थी। इसको सीधे सीधे बस इतना ही समझिए। उसके बाद हुमायूं, जो कि सन 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद बादशाह बना मुगल साम्राज्य का। अब इसकी स्थिति जो है बड़ी डावाडोल थी, क्योंकि जो बाबर था मात्र 4-5 वर्ष शासन किया, उसमें भी वो लगातार युद्धों में लगा रहा, तो ज्यादा कुछ वो विशेष कर नहीं पाया। मतलब साम्राज्य तो खड़ा कर दिया, उत्तर भारत को जीत लिया, राजपूत पर भी मतलब थोड़ा सा अपना दबदबा बना लिया, लेकिन वहां पर मतलब राणा सांगा को परास्त करके थोड़ा सा दबदबा कायम किया था, लेकिन कोई चीज स्थायित्व नहीं था। तो अब हुमायूं के सामने चुनौती ये थी कि उसके जो शत्रु थे, क्योंकि राजपूत जो है फिर से सर उठा रहे थे, इधर अफगान वो लोग भी फिर से सर उठा रहे थे, तो उसको जो है इन सबसे निपटना था। तो हुमायूं ने भी अपने पिता की ही नीति को जारी रखा था। मतलब कि राजपूतों के साथ दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं करना है, उनसे शत्रुतापूर्ण नीति बनाए रखना है। वही चीज मतलब जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कर रहे थे वही। अब यहां पर ना एक उदाहरण मिलता है जो कि हुमायूं की राजपूत नीति को पूरी तरह से बयां कर देता है। देखिए क्या था कि जो मेवाड़ है, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, मेवाड़ वही राणा सांगा वाला। तो जो राणा सांगा की पत्नी थी, मतलब महारानी कर्णावती, तो वो जो है अपना मतलब राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके ऊपर सारा कुछ आ जाता है, क्योंकि अगला राणा जिसको बनाया जाता है वो उतना योग्य होता नहीं है। और जो राणा सांगा के जो बेटे होते हैं उदय सिंह हैं, वो छोटे होते हैं, अल्पायु होते हैं। तो जो रानी कर्णावती है उनके ऊपर चित्तौड़ की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। अब क्या होता है कि जो गुजरात का शासक, उस समय गुजरात जो है मुगलों के अधिकार में नहीं था, तो जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अब उसी समय जो है हुमायूं वो भी जो है गुजरात पर आक्रमण कर देता है, गुजरात के शासक के ऊपर, बहादुर शाह के ऊपर। लेकिन जो बहादुर शाह है वो तो चित्तौड़ को घेरे बैठा है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है, चित्तौड़ में जो महारानी कर्णावती है उसको पता चलता है कि जो
हुमायूं है मुगल बादशाह, वो जो है बहादुर शाह के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तो महारानी कर्णावती को लगता होगा कि ये जो है बहादुर शाह का दुश्मन है, तो ये हमारी मदद कर सकता है। तो इस चीज को वो जो है समझते हुए महारानी कर्णावती हुमायूं के पास राखी भेजती है, बड़े मतलब एकदम मार्मिक तरीके से, कि हमारे यहाँ जो है इस टाइप से चीजें होती है, बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है और अपने रक्षा का वचन लेती है, इस टाइप से चीजें वो बोलती होगी। तो जो हुमायूं है पहले तो थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि हुमायूं जो है थोड़ा सा काफी मतलब क्या कहेंगे, थोड़ा सा भावनाओं में बह जाने वाला टाइप का आदमी था। उसके जो भाई लोग थे वो भी उसको बड़ा इस टाइप से फंसा देते थे, तो पहले तो वो थोड़ा भावुक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो फिर क्या करता है, हुमायूं के पास संदेश भिजवाता है कि तुम जो है चित्तौड़ की सहायता नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि चित्तौड़ जो है एक काफिर देश है, मतलब गैर मुस्लिम देश है। अब जो है हुमायूं वो बहादुर शाह के बहकावे में आ जाता है कि मैं भला क्यों किसी गैर मुस्लिम देश की रक्षा करूं। चित्तौड़ हिंदू राष्ट्र होता है, हिंदू राज्य होता है। तो यहां पर जो हुमायूं है ना, वो धार्मिक मामले में फंस जाता है, मतलब कि भले जो बहादुर शाह मेरा शत्रु है तो मैं इस समय फायदा उठा के उसके ऊपर आक्रमण कर दूं, नहीं, उसको जो है ऐसा कुछ नहीं लगता। वो जो है मदद करने से मना कर देता है, काफिर देश की मैं सहायता नहीं करूंगा। बहादुर शाह के पास संदेश भिजवा देता होगा कि ठीक है, तुम वहां पर आराम से चित्तौड़ को जीतो, उसके बाद हम दोनों जो है लड़ेंगे, इस टाइप से। अब यहां पर हुमायूं के पास बड़ा अच्छा मौका था, क्या कि वो जो है चित्तौड़ की सहायता करता, चित्तौड़ जाता, हेल्प करता उनका, बहादुर शाह को मार भगाता। तो जो राजपूत हैं हुमायूं के ऋणी हो जाते, तो वो जो है राजपूतों से वहां मित्रता कर सकता था। लेकिन हुमायूं जो है धार्मिक क्या कहेंगे, मतलब धर्मांध से पीड़ित होकर के या धर्मांध से ग्रसित होकर के चित्तौड़ की सहायता नहीं करता है और अच्छा मौका को वो गंवा देता है। तो इससे जो है उसकी राजपूत नीति को समझने में सहायता मिलती है कि वो जो है धार्मिक रूप से थोड़ा सा धर्मांध था। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन बहकावे में आ जाता है और जो राजपूत है उनसे किसी प्रकार का दोस्ताना संबंध, मित्रता करना, इस सब चीजों में वो नहीं उलझता है, उनको अपना शत्रु ही बनाए रखता है। तो ये हुमायूं और बाबर के विषय में ध्यान रखेंगे। दोनों ने राजपूतों से किसी प्रकार की कोई मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। हुमायूं के पास तो बाकायदा ऑफर भी आया था, लेकिन उसने भी उस चीज को ठुकरा दिया, नहीं तो उसका परिणाम कुछ अच्छा अवश्य निकलता। तो ये बाबर और हुमायूं के समय की राजपूत नीति थी। इसके बाद आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो कि हुमायूं को 1540 में बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर देता है, उसके बाद 5 साल तक राज करता है। और जो हुमायूं है वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कभी ईरान, पश्चिमोत्तर भारत। तो उस चीजों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, देखिएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो अपना जो शेर शाह सूरी था उसकी नीति भी लगभग इनके जैसे ही थी। मतलब जो शेर शाह सूरी था अफगान था, जो लोदी थे ना अफगान, तो वही था वो भी। तो उसकी नीति भी लगभग वैसी ही थी। मतलब वो भी जो है राजपूतों के साथ उतना मतलब मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का उसका उतना ज्यादा वो नहीं था। तो वो भी जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो ठीक है, तो उसको भी समझिए। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं अकबर के ऊपर। तो अकबर, हम लोगों ने अकबर का जो पूरा राजपूत नीति है डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो है परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब देखिए जो अकबर है, अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। मैंने बताया था कि 1206 में अपना जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। और अकबर बादशाह कब बना? 1556 में, मतलब कि 350 वर्ष हो गया। कितना? 350 वर्ष हो गया। तो इन 350 वर्षों में मुसलमानों ने राजपूतों को समाप्त, मतलब कि इन 350 वर्षों में न तो मुसलमान राजपूतों को समाप्त कर सके, न ही राजपूत मुसलमानों को भारत से भगा सके। मतलब कि दोनों जो हैं एक दूसरे को कड़ी चुनौती तो देते हैं, लेकिन एक दूसरे का कुछ ज्यादा बुरा कर नहीं पा रहे थे। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अकबर को समझ में आने लगती है कि ये जो राजपूत हैं, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, अगर मैं इनको अपना शत्रु बनाता हूं, इनके साथ शत्रुतापूर्ण नीति अपनाता हूं, तो मेरे लिए घातक हो सकता है। मेरे को ये लोग जो है यहाँ टिकने नहीं देंगे। शुरुआत में हालांकि वो बैरम खां के नियंत्रण में होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको जो है चीजें समझ में आने लगती है। तो यहां पर वो जो है दूसरा रास्ता अख्तियार करता है कि इनसे मित्रता कर लिया जाए। क्योंकि जो राजपूत थे ना, उनके बारे में उस समय भी बड़ा प्रसिद्ध था कि वो एक बार अगर किसी को वचन दे दे, किसी को बोल दे कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके विश्वास पात्र बने रहेंगे, तो वो जो है अपने जुबान पर कायम रहते हैं। तो ये सब चीजें थी। तो इस कारण से अकबर के मन में आता है कि
मतलब जो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको जो है मित्रतापूर्ण मतलब शांतिपूर्ण माहौल कायम करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमको जो है शासन करना चाहिए। तो इस टाइप की उसकी नीति होती है और वो जो है राजपूतों के प्रति उदारवादी नीति का अनुसरण करना शुरू कर देता है। अब यहां पर ना अकबर को सामने से ऑफर मिलता है, सामने से उसको मौका मिलता है। क्या हुआ था, जो आमेर के राजा थे, राजा भारमल, वो अकबर से खुद आकर के मिलते हैं और ऑफर करते हैं सामने से कि हम जो है मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित करेंगे, आपके साथ जो है मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। वो अलग बात है कि जो राजा भारमल होते हैं उनकी कुछ समस्याएं होती हैं और वो जो है अकबर जैसे किसी बड़े बादशाह के शरण में जाने के अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं होता है। तो अकबर जो है इस चीज का मतलब इस अवसर को गंवाता नहीं है, मतलब उसको लगता होगा कि ये सही अवसर है और अपना जो वैवाहिक संबंध है वो बना लो, मतलब राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर दो, दोस्ती करना, धीरे धीरे जो है बाकी भी आगे आने लगेंगे। तो यहां पर जो है आमेर की राजकुमारी हरका बाई के साथ अकबर का विवाह होता है और ये जो विवाह है बहुत ज्यादा अकबर के जीवन में मतलब एक बदलाव लेके आता है, पूरा भारतीय इतिहास में एक बदलाव लेकर के आता है, क्योंकि इसके बाद ना अकबर के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होने लगते हैं। क्योंकि जो अकबर है वो इससे पहले बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से कट्टर था, उलेमा वर्ग के चक्कर में पड़ा रहता था, तो धीरे धीरे जो है उसको चीजें समझ में आने लगती है और वो जो है धार्मिक रूप से उदार होने लगता है और उसकी मतलब जो भारत में जो भी मतलब विभिन्न जातियों के लोग रह रहे होते हैं उनके प्रति भी वो उदारता की नीति का अनुसरण करना शुरू कर देता है। अब जो है अकबर उसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जिसके लिए उसने कुछ नीतियां बना रखी थी। क्या होता था वो मतलब किसी राज्य को मुगल साम्राज्य का अंग बनाना है तो सबसे पहले उसके पास संदेश भिजवाता था कि पूरा मतलब एकदम बाकायदा कि हमको जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना है, छोटे छोटे राज्यों में हम लोग बट के रहेंगे तो बाहर से शत्रु आएंगे हमको सफाया कर देंगे, तो आप जो है हमारे अधीन रहो, मिलकर शासन करेंगे, आप अपने यहाँ शासन करो, बस हमारी अधीनता, आप केंद्र अपने अंदर जो है आंतरिक मामलों में हम किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे, इस टाइप का वो संदेश भिजवाता था। तो अगर कोई मान ले तो ठीक है, अगर मान लेता है तो ठीक है, वो मुगलों के अधीन में शासन करेगा और मुगल जो है उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। अगर कोई ये चीज को स्वीकार नहीं करता है तो अकबर उसके ऊपर आक्रमण कर देता था, ये उसकी नीति थी। इसके अलावा अकबर क्या करता था, वैवाहिक संबंध भी बनाता था, मतलब कि जो मित्रता है उसको रिश्तेदारी में बदल देता था ताकि जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। मतलब अकबर जो है खुद को राजपूतों का दामाद बना लेता था। अब कोई अपने दामाद के ऊपर थोड़ी ना अटैक करेगा, तो इस टाइप से तो अकबर ने जो है एक उदार राजपूत नीति का अनुसरण किया और जो राजपूत थे उस समय अकबर से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर की जो धार्मिक नीति थी बहुत ज्यादा उदार थी, वो मतलब पहले के शासकों के समान नहीं था, अकबर के जैसा शासक पहले हुआ नहीं था। मतलब 1206 के बाद से जितने भी शासक हुए सब धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, मतलब मुस्लिम धर्म को ही वो सर्वश्रेष्ठ समझते थे, बाकी को कुछ नहीं समझते थे। तो अकबर जो है एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों को समान समझ रहा है, अपने दरबार में गैर मुस्लिमों को भी ऊंचे ऊंचे पद दे रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं राजपूतों को अकबर के प्रति मतलब एक सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये जो है ठीक है, मतलब ठीक शासक है और हमको जो है सब मिलजुल के रहना है, तभी हम लोग जो है शांति से रहेंगे, हमारा उत्थान होगा। क्योंकि जो 1206 से लेकर के 1556 तक 350 वर्ष तक जो राजपूत और दिल्ली सल्तनत के शासकों के बीच जो संघर्ष हो रहा था, यहां तक कि राजपूत भी आपस में लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो कृषि है, जो व्यापार है, वो चौपट हो रहा था। तो अब जो है राजपूत भी शांति चाहते थे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज भी जो है अकबर को फायदा पहुंचाते हैं। तो अकबर जो है अपनी राजपूत नीति में पूर्णतः सफल होता है। राजपूत जो है उसकी मैत्रीतापूर्ण मतलब उसकी मैत्री को स्वीकार करते हैं और जो आमेर है वो तो उसके साथ लंबे समय तक बना रहा, मतलब मुगलों के साथ। औरंगजेब के टाइम पर भी जो आमेर के राजा थे मुगलों की सेवा में थे। जो शिवाजी महाराज के साथ जो पुरंदर की संधि हुई थी ना 1665 में, जिसमें राजा जयसिंह मुगलों का नेतृत्व करते हैं, तो वो आमेर के ही राजा थे। तो आमेर जो है आखिर तक मतलब औरंगजेब के समय तक वो जो है मुगलों का साथ वो देता है, मतलब उसने जो वचन दिया था राजा भारमल ने उसको जो है उसकी पीढ़ियां भी निभाती है। इसके बाद आगे चल करके जो अकबर है वो दूसरे राजपूत राज्यों के पास भी संदेश भिजवाता है कि आप जो है हमारे साथ मिलकर के शासन करिए, अब केंद्र आपके ऊपर दखल नहीं देगा, आप आंतरिक मामले में स्वतंत्र रहेंगे। कुछ स्वीकारते हैं, कुछ नहीं स्वीकारते हैं। अब यहाँ जो मेवाड़ होता है वो जो शक्तिशाली राणा सांगा वाला
तो उसका जो है मुगल साम्राज्य में मिलाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो राजपूतों के लिए एक प्रकार से शक्ति का केंद्र होता है। तो अकबर जो है पूरे मेवाड़ को जीतना चाहता है, तो सन 1567-68 में आक्रमण करता है, वहां किले को घेर लेता है। लेकिन जो वहां के जो शासक होते हैं राणा उदय सिंह, वो जो है सुरक्षित निकल जाते हैं और किले पर अकबर का अधिकार हो जाता है। अब यहाँ पर जो है अकबर का थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, क्रूरतापूर्ण नीति देखने को मिलती है राजपूतों के खिलाफ। उसने जो है मेवाड़ में मतलब चित्तौड़ के किले में 30,000 राजपूत स्त्री पुरुषों का कत्ल करवा दिया। कब? किले पर अधिकार होने के बाद। तो ये जो है एकमात्र ऐसी घटना देखने को मिलती है अकबर के जीवन काल में। हालांकि बाद में इसको अकबर को बाद में इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा होता है, और वो जो है वहां पर जो किले के जो सुरक्षा में जो नियुक्त थे जो राजपूत अपना जो राजपूत सरदार फत्ता और एक का नाम था जयमल, मतलब राजपूत सरदार फत्ता और सरदार जयमल, तो इन दोनों की प्रतिमाएं स्थापित करवाता है आगरे में। और बाकायदा वो लोग जो है हाथी में बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल वीर योद्धाओं के समान। तो उनको जो है वहां पर स्थापित करवाता है ताकि उनके प्रति वो सम्मान व्यक्त करे और अपना प्रायश्चित कर सके। तो ये चीजें भी अकबर के समय में हुई थी। बाकी जो राजपूत और मुगलों का जो संबंध था अकबर के समय में, वो बहुत ही अच्छा था। राजा टोडरमल ऊंचे पद पर थे। जो राजस्व विभाग है, जिसको वजीर कहा जाता था या दीवान कहा जाता था, वो राजा टोडरमल के पास था। जो बीरबल है वो अकबर का बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा सलाहकार था। इसके अलावा जो भारमल है, भारमल का बेटा भगवान दास का बेटा मान सिंह, ये सब भी जो है अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो ये थी अकबर के समय की राजपूत नीति। उसको उसमें बहुत सफलता भी प्राप्त होती है। उसके समय में जो है राजपूतों का संबंध अच्छा रहा, तो शांति की स्थिति बनी रही और विकास भी होता रहा। लेकिन यहाँ जो मेवाड़ है, चित्तौड़ पर तो अकबर का अधिकार हो जाता है, लेकिन जो मेवाड़ का जो बाकी हिस्सा होता है, आगे चल करके उदय सिंह, जो राणा उदय सिंह हैं, उनके बेटे महाराणा प्रताप, वो फिर अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। तो फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें आमेर के राजा मान सिंह वो मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष फायदा हो नहीं पाता है किसी पक्ष को हल्दी घाटी के युद्ध में। और महाराणा प्रताप जो है अंत तक अपने मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वो जो है अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। उनके बेटे राणा अमर सिंह वो भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आगे चल करके जहांगीर के समय में जो राणा अमर सिंह है वो फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो संघर्ष चल रहा है तो उसमें जनता पिस रही होती है, व्यापार कृषि ये सब चौपट हो रहा होता है। तो इन सब चीजों को देख करके जो राणा अमर सिंह है वो मुगलों से संधि कर लेते हैं और उनके मातहत शासन करना स्वीकार कर लेते हैं। तो ये अकबर के समय थी ये राजपूत नीति, जिसको हम लोग उदार राजपूत नीति कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं नहीं, उदार ही थी। तो उसमें जो है उसको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था। तो जो जहांगीर था इसने मतलब कोई विशेष कुछ ज्यादा नहीं किया। अपने पिता के टाइम पर जो चीज चल रहा था, राजपूतों के साथ जैसे संबंध थे उसको उसने बनाए रखा, लेकिन विशेष उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि उसका जो पिता था अकबर, वो मतलब अलग अलग कुछ चीजें करने की कोशिश करता था, और वो जो है ना अपने जितने भी सलाहकार होते थे अकबर के, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनको जो है अच्छे से ट्रीट करता था। किसी से वो सलाह लेता था तो उसको ध्यान से सुनता था, अमल करता था। अगर अच्छा लगता था ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता था तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये क्या घटिया सलाह दे रहे हो, सर कलम करवा दो, इस टाइप की हरकत नहीं करता था। उसमें अगर कुछ पसंद नहीं आता था तो उस चीज को मतलब ठीक ठाक तरीके से वो बोलता था। तो जो जहांगीर था वो इस टाइप से नहीं था, मतलब वो कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, अपने पिता के समय जैसा था, जो नीति थी वो चल रही थी। इसके समय में जो राजपूतों के साथ जो संघर्ष हुआ था उसमें भी मेवाड़ वाला संघर्ष, जो महाराणा प्रताप के जो बेटे होते हैं राणा अमर सिंह, उसके साथ जो है जहांगीर का मतलब मुकाबला होता है। तो जो राणा अमर सिंह है वो थोड़ा सा परिस्थितियों को देखते हुए मुगलों से संधि कर लेते हैं। तो मेवाड़ भी जो है मुगल साम्राज्य के अधिकार में आ जाता है। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो राजपूत है ना वो मुगलों के अधीन तो होते हैं, लेकिन उनके जो केंद्रीय पावर मतलब उनका जो मतलब आंतरिक जो मामले होते हैं ना उसमें मुगल दखल नहीं देते हैं। उनके आंतरिक मामले मतलब वो लोग अपने अंदर कुछ भी कर सकते हैं, बस उनको जो है मुगलों के अधीन रह करके शासन करना होगा। अपने परिवार से किसी को भी उनको जो है मुगल दरबार में भेजना होगा सेवा के लिए। वो सैनिक सेवा के रूप में हो सकता है या फिर प्रशासनिक सेवा के रूप में। जैसे कि जो राजा मानसिंह थे वो प्रधान सेनापति के रूप में काम कर रहे थे अकबर के टाइम पर। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने लड़ाई की थी। इसके साथ
साथ ही साथ वो उड़ीसा भी गए थे, वहीं उनके पिता भगवान दास कश्मीर पर गए थे, कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए। तो इस टाइप का वो जो है प्रशासनिक और सैन्य सेवाएं दिया करते थे। तो जहांगीर के टाइम पर कोई विशेष उतना कुछ हुआ नहीं था, बस जो थी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन थोड़ा सा जो है हम ये कह सकते हैं कि अकबर जैसा नहीं था, अकबर के समय में जैसा था वैसा नहीं था, थोड़ा थोड़ा उसमें जो है गिरावट आना शुरू हो चुका था इस समय। क्योंकि जो नूरजहां है उनका भी एक प्रभाव था जहांगीर के ऊपर, क्योंकि जहांगीर के संबंध में कहा जाता है कि वो अव्वल दर्जे का शराबखोर था और क्या कहते हैं गांजा वांजा भी वो बहुत पिया करता था। तो थोड़ा सा शराबी नशेड़ी टाइप का आदमी था। तो जो नूरजहां है उसके हाथ में सारा कुछ था, तो ठीक ठाक है। और जो जहांगीर है उसने भी अपने क्या कहते हैं जो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बना रखा था। तो उसकी जो बेगम थी वो भी अपने जो मारवाड़ की राजकुमारी थी। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद शाहजहां जो कि जहांगीर के बाद सन 1628 में बादशाह बना। तो इसके समय में जो है राजपूतों के साथ संबंध थोड़ा थोड़ा सा मतलब गिरना चालू होता है। जहांगीर के समय में हल्का सा हम लोग बोल सकते हैं, और शाहजहां के समय में थोड़ा सा। और देखिए शाहजहां जो है थोड़ा सा धार्मिक रूप से अपने पिता जहांगीर और अपने दादा अकबर इनकी तुलना में धार्मिक रूप से थोड़ा सा कट्टर था शाहजहां। जैसे ही ये बादशाह बनता है उसके कुछ ही वर्षों बाद ये कुछ उटपटांग टाइप के आदेश जारी करवा देता है। जैसे कि जो पुराने मंदिर है, मतलब कि जो पुराने मंदिर है अगर उनमें टूट फूट हो गई है तो आप मरम्मत नहीं करवा सकते, नए मंदिर नहीं बनवा सकते। अगर कोई नया मंदिर बनवाएगा तो तुड़वा दिया जाएगा, और उसके आदेश पर कुछ मंदिरों को तुड़वा भी दिया गया था। तो ये चीजें जो है मतलब थोड़ा सा राजपूतों को पसंद नहीं आया होगा। लेकिन आगे चल करके ना जो शाहजहां है उसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जो कि धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु था, बिल्कुल अकबर टाइप का था दारा शिकोह। तो उसके प्रभाव में आकर के आगे चल करके जो अपना शाहजहां है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है, फिर आगे उतना कुछ होता नहीं है। और इसके समय में अगर हम लोग बात करें राजपूतों के साथ क्या कोई संघर्ष हुआ था, तो एक विद्रोह हुआ था वीर सिंह बुंदेला जो कि जहांगीर का दोस्त था, और उसका बेटा था जुझार सिंह बुंदेला। अभी वीर सिंह बुंदेला और जो जहांगीर थे ना वो लोग अच्छे मित्र थे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल करके ना दोनों के बीच थोड़ा सा खटपट टाइप का हो जाता है जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला के बीच। लेकिन उतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, संबंध ठीक ठाक बना रहता है। लेकिन जो वीर सिंह बुंदेला का बेटा होता है जुझार सिंह बुंदेला, तो उनके समय थोड़ा सा जो है परिस्थितियां खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो जुझार सिंह बुंदेला है वो आ जाता है आगरा में शाहजहां की सेवा में, मुगल दरबार में। अब उधर उसका बेटा जो विक्रमादित्य वो थोड़ा सा गड़बड़ियां करना शुरू कर देता है, टैक्स वैक्स बढ़ा देता है जनता के ऊपर। और ये चीज जब शाहजहां को पता चलती है तो वो फिर एक्शन मूड में आ जाता है, और जो जुझार सिंह बुंदेला और उसका बेटा जो विक्रमादित्य है वो लोग फिर मोर्चा ले लेते हैं। फिर थोड़ा सा जो है संघर्ष वंघर्ष होता है। हालांकि इनको निपटा दिया जाता है, मतलब जो विद्रोह है उसको शांत कर दिया जाता है, लेकिन फिर से ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। तो आगे चल करके शाहजहां जो है उनको खत्म ही करवा देता है, दोनों बाप बेटों को। लेकिन ना आगे चल करके जो बुंदेलखंड, मतलब जो बुंदेला जो ओरछा वहां की राजधानी हुआ करती थी, वहां के जो दूसरे जो राजपूत थे वो लोग जो है संघर्ष जारी रखते हैं शाहजहां के खिलाफ, या कहें मुगलों के खिलाफ। और वो जो है शाहजहां के अंतिम समय तक बना रहता है, मतलब शाहजहां जो है उनको शांत नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो नीतियां थी, मतलब जो मंदिर तोड़ने का उसने आदेश दिया था, तो उन सब चीजों से थोड़ा सा ये लोग मतलब नाराज हो जाते होंगे। अच्छा एक चीज और है, जो शाहजहां है ना उसने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया था। अकबर के समय में ऐसा कुछ नहीं था। अकबर जो है ना इस चीज का सख्त खिलाफ था कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा जबरदस्ती। अगर वो इच्छा से परिवर्तित करता है तो ठीक है। और उसने तो अपने समय में लोगों को ये तक आदेश दे रखा था कि अगर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया है और वो जो है वापस अपने पहले वाले धर्म में जाना चाहता है तो बेशक वो जा सकता है। ऐसा भी उसने जो है लोगों को अधिकार दे रखा था। लेकिन जो आगे के शासक थे जैसे कि शाहजहां, इसने तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया था गैर मुसलमानों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन कोई विशेष जोर जबरदस्ती उसमें नहीं किया जाता था, जैसा कि दिल्ली सल्तनत काल के कुछ शासकों के टाइम पर देखने को मिलता है। तो वैसा ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा अत्याचारपूर्ण नीति नहीं कर रहा था, क्योंकि आगे जो है दारा शिकोह इसके प्रभाव में आ जाता है और अपना जो शाहजहां है तो थोड़ा सा जो है वो बदल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब जो कि सन 1658 में बादशाह बनता है, और इस समय जो है ना शाहजहां जीवित होता है, मतलब कि वो जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके उनको कैद कर लेता है और खुद को
औरंगजेब जो कि सन 1658 में मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है। और ये जो है ना, जब बादशाह बना उस समय शाहजहां जीवित था। शाहजहां बीमार पड़ जाता है, तो इस कारण से उसके बच्चों में थोड़ा सा तनातनी हो जाता है, क्योंकि दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है और औरंगजेब इसमें सफल हो जाता है। वो जो है अपने सभी भाइयों की हत्या कर देता है, दारा शिकोह तक की, और खुद बादशाह बन जाता है। तो जो औरंगजेब है, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी जो राजपूत नीति, धार्मिक नीति, और दोनों ही मामलों में ये जो है अपने पूर्ववर्ती शासकों की तुलना में बहुत ज्यादा अलग था। इसके जो पहले के शासक थे, बात करें अकबर की, उसकी जो राजपूत नीति थी उदार थी, धार्मिक नीति भी उसकी उदार थी, मतलब सहिष्णुतापूर्ण थी। जहांगीर वो भी थोड़ा थोड़ा अपने पिता के समान था। शाहजहां भी थोड़ा थोड़ा अपने पूर्वजों के समान था, लेकिन थोड़ा सा उसके समय में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। लेकिन जो औरंगजेब है वो इन सब से बिल्कुल भिन्न था। उसकी जो धार्मिक नीति थी पूर्णतः कट्टरता पर आधारित थी। उसने ऐसे कई सारे नियम बना रखे थे जो कि हिंदुओं के विरुद्ध थे, मतलब कि गैर मुसलमानों के खिलाफ थे, राजपूतों के खिलाफ थे। तो वो भी मतलब अपने पिता शाहजहां के समान यही बोलता है कि नए मंदिर नहीं बनाया जा सकता, पुराने मंदिरों को मरम्मत नहीं करवा सकते। फिर से वो जजिया कर लगा देता है, हिंदुओं से ज़्यादा कर लेता है। जो हिंदू व्यापारी होते हैं उनसे भी वो अधिक कर लेने का प्रयास करता है मुस्लिम व्यापारियों की तुलना में। तो ऐसी कुछ उसकी नीतियां होती है जिस कारण से जो राजपूत होते हैं थोड़ा सा सशंकित होना चालू हो जाते हैं। मतलब कि अकबर के टाइम पर जो राजपूत सरदार थे, जो राजपूत शासक थे, अकबर के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार थे। तो अब जो है उन्हीं राजपूत राज्यों के जो शासक हैं औरंगजेब के समय में थोड़ा थोड़ा झिझकना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो नीतियां होती है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उनके मन में शंका उत्पन्न करती है। लेकिन ना औरंगजेब के समय में भी कई सारे राजपूत शासक थे जो कि औरंगजेब के विश्वास पात्र बने रहे, जिनमें आमेर के राजा जयसिंह हैं, उसके बाद उसका बेटा भी औरंगजेब का विश्वास पात्र बना रहा। जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, वो भी औरंगजेब का विश्वास पात्र था। लेकिन था तो ये कट्टर, धार्मिक रूप से कट्टर, और थोड़ा सा राजपूतों के प्रति नीति मतलब ऐसा कुछ खास तो थी नहीं, मतलब स्पेशल अलग से जो उसकी धार्मिक नीति थी ना, जो कट्टरता वाली, तो कहीं ना कहीं उस चीज से जो राजपूत शासक थे, जो मुगलों के अधीन थे, वो थोड़ा सा मतलब सशंकित हो उठते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन कोई वो लोग भी जो है ना विशेष मतलब विद्रोह नहीं करते हैं। चीजें बिगड़ना कहां से चालू होती है, सन 1678 क्या होता है, महाराजा जसवंत सिंह, उनका डेथ हो जाता है। कब, सन 1678 में। अब मैंने अभी बताया कि जो महाराजा जसवंत सिंह है औरंगजेब का विश्वास पात्र था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो जाती है 1678 में। कोई बेटा वेटा होता नहीं है, उत्तराधिकारी होता नहीं है, तो औरंगजेब जो है इसको हड़प लेता है। किसको, मारवाड़ को, मतलब कि मारवाड़ का विलय मुगल साम्राज्य में करवा लेता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि जो जसवंत सिंह हैं उनकी विधवा रानियों ने बच्चों को जन्म दिया है, बेटे को जन्म दिया है, तो बाद में वो जो औरंगजेब है उसको कैद भी कर लेता है। अब जो है यहाँ से चीजें बिगड़ना चालू हो जाता है। मारवाड़ का सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया है। तो जो मेवाड़ है, जो कि जहांगीर के समय में मुगलों के अधीन हुआ था, तो ये सशंकित हो उठता है कि आज जो है औरंगजेब ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया है, कल मेवाड़ की बारी होगी। मतलब आज मारवाड़ तो कल मेवाड़, तो ऐसा सशंकित हो उठा मेवाड़। और जाहिर सी बात थी कि आज जो है वो मारवाड़ को ऐसा कर रहा है, कल दूसरे राज्य के साथ करेगा, तो कोई भी ऐसा सोच सकता है। तो जो मेवाड़ है वो भी औरंगजेब के खिलाफ हो जाता है और संघर्ष चालू हो जाता है। लेकिन जो है जल्दी ही फिर संधि भी हो जाता है, क्योंकि जो औरंगजेब का बेटा अकबर, वो जो है अपना क्या कहते हैं विद्रोह कर देता है। हालांकि उसमें भी मेवाड़ के शासकों का ही हाथ होता है, अकबर और औरंगजेब के बीच मतभेद उत्पन्न करने का, लेकिन संधि हो जाता है मेवाड़ और औरंगजेब के बीच। लेकिन इसके बाद ना जो राजपूत शासक होते हैं वो मुगलों के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाते हैं। पहले जैसे थे ना कि कहीं भी जाना है, मुगलों के ऊपर कोई संकट आया हुआ है तो वो लोग बिल्कुल तैयार रहते थे। अब जो है थोड़ा थोड़ा वो वाली स्थिति बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन जो आमेर के राजा होते हैं वो लोग बने रहते हैं, और जो मारवाड़ है वो लगभग पूरा जो है मुगलों के अधिकार में चला जाता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो मारवाड़ का जो उत्तराधिकारी होता है, जो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के कुछ समय बाद जन्म हुआ था, जिसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो वो जो है सन 1707 में मारवाड़ को पुनः अपने अधिकार में कर लेता है। और
इसके समय में जो मेवाड़ है वो भी सशंकित बैठा रहता है, भले संधि हो जाता है लेकिन वो उतना कुछ उसका जो है साथ नहीं देता है। और यहाँ पर जो दूसरे राजपूत राज्य होते हैं वो भी थोड़ा सा सशंकित बैठे रहते हैं। एक तो एक वो जजिया कर लगा देता है, सन 1679 में जजिया कर लगा दिया था अकबर ने, औरंगजेब ने। तो इस चीज से भी जो है राजपूत परेशान हो जाते हैं कि ये मतलब क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा वो जो है उसकी जो नीतियां थी सब मुसलमानों के पक्ष में होती थी, हिंदुओं के लिए वो कुछ विशेष करता नहीं था। उसने जो है बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया था औरंगजेब ने। उसके जो दादा जहांगीर, उनके मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा मथुरा में बनवाए गए एक प्रसिद्ध मंदिर तक को उसने नहीं छोड़ा, उसको उसने तुड़वा दिया, वहां पर मस्जिद बनवा दिया। तो ऐसी उसकी हरकतें थी। और इन सब चीजों के चलते ना औरंगजेब के समय केवल राजपूत ही नहीं, जो उस समय जाट थे, जो उस समय अपने सिख थे, उसके अलावा जो दूसरे लोग थे अफगान थे, इसके अलावा जो मराठा थे, उन सब के साथ भी औरंगजेब का निरंतर संघर्ष चलता रहा। इसकी इन्हीं सब नीतियों के कारण, उसकी विशेष करके धार्मिक नीति के चलते। तो ये औरंगजेब की राजपूत नीति थी। मतलब औरंगजेब जो है अपना क्या कहते हैं राजपूतों को नष्ट करने पे तुला हुआ था। वो उसके साथ मतलब उतना अच्छा संबंध वो नहीं बना रहा था। फालतू में वो मारवाड़ में जो उत्तराधिकार का मामला था उसमें घुस गया, मतलब किसी को दे देता, वहां के किसी रिश्तेदार को सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तो बाकी सब डर गए हमारा क्या होगा आगे। तो ये उसकी एक थोड़ी सी गलत नीति थी राजपूतों के प्रति। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं बताऊंगा कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनकी राजपूत नीति पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, जरूर देखिएगा। तो आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दिया करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।